हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के साथ MHI 107 की मैराथन क्लास लेकर के आई हूँ। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना। आपने दिसंबर एग्जाम के लिए अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये मैराथन सेशन देखकर चले जाओगे डेफिनेटली कि आप सभी कम टाइम में अच्छा स्कोर कर लोगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी MHI 107 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के आपके लिए वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो MHI 107 की प्लेलिस्ट पे जाकर चेकआउट करना। उसमें मैंने आपको MHI 107 दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है कि ये चैप्टर्स अगर आप करके चले जाओगे तो सफिशिएंट होगा। आज की क्लास में मैं आपको कराऊंगी मैराथन सेशन, जिसमें आपके यहाँ पर जून 2024 में जो एग्जाम हुआ था, तो आपके जून फर्स्ट टाइम जो हमारे 107 के अकॉर्डिंग जून में फर्स्ट टाइम आपको इस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम देखने को मिलता है। तो तब क्या क्वेश्चन आया था, तो ये मैं आपको इस मैराथन सेशन में कराऊंगी कि आपको जब अभी यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दिसंबर में जब आएगा तो आप तब क्या क्या लिख सकते हो टॉपिक में। तो इसीलिए बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना। चैनल सब्सक्राइब कर लो, ये मत सोचना कि फर्स्ट ईयर आपका खत्म, सेकंड ईयर भी आपको इसी चैनल से करना है। तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो अपने हर एक स्टडी ग्रुप में, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट फिर आपके एग्जाम से एक दिन पहले इस वीडियो को देखते हैं कि मैम हमें ये वीडियो आज मिली, पहले मिल गई होती तो फायदा होता। तो आप उन स्टूडेंट की हेल्प कर सकते हो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके। चलिए, यहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में एक बात बताई थी कि यूनिट 27 कितने हैं आपके MHI 107 में। टोटल 27 यूनिट है। बात करते हैं एग्जाम में इतना कम टाइम है क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है 20 दिसंबर को, सिर्फ एक दिन का ही ऑफ है। अब इसमें इतने सारे चैप्टर पढ़ना तो इम्पॉसिबल है। सिर्फ क्या कर लें जिससे आपका काम बन जाए वो हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे। आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप अपना फर्स्ट चैप्टर को जरूर करो, ठीक है, क्योंकि 18th सेंचुरी आपके असाइनमेंट में भी क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया। मैक्सिमम हमारे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी ये रिपीट होता है, ठीक है। तो आपको 18th सेंचुरी के टाइम पर जो आपके बुक में यूनिट फर्स्ट है, इसको कोई भी स्किप नहीं करेगा, ठीक है। अब अगर हम 18वीं शताब्दी में भारत की इतिहास के बारे में बात करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि MHI 107 में आपके भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में आप पढ़ते हो, और इस बुक के अंदर हम जो कुछ भी अर्थव्यवस्था देखेंगे वो आपके आधुनिक का होगा, यानी मॉडर्न इकोनॉमी होगी, ठीक है। और रही बात 18th सेंचुरी से ही हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत मानी जाती है, और यहीं से हम जो कुछ भी होगा सब कुछ मॉडर्न हिस्ट्री का ही होगा, क्योंकि एंशिएंट मेडिवल तो आप 105 में भी कवर करके आ चुके हो। 18th सेंचुरी में बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, है ना। बहुत सारी चीजों का डिक्लाइन, पतन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इस टाइम पर। अगर हम यहाँ पर आपकी बात करते हैं तो अगर हम 18th सेंचुरी में देखोगे तो अच्छे खासे बहुत अच्छा बदलाव, परिवर्तन, चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो चेंजेस बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। लाइक आपके इकोनॉमिक यानी आपकी अर्थव्यवस्था में बदलाव आ सकता है, और किस में बदलाव आ सकता है, यस, सोशल में, ठीक है, या फिर आपके कल्चर में यानी आपके संस्कृति में, ठीक है, आपके संस्कृति में बदलाव आता है। बहुत सारी चीजों में हम यहाँ पर चेंजेस देखते हैं। और किसमें चेंज आ सकता है, आपके पॉलिटिकल यानी राजनीतिक में भी बदलाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। 18th सेंचुरी के टाइम पर हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज तो हम यहाँ देखते हैं कि आपके यूरोपियंस यहाँ पर आए। दूसरी चीज आप क्या देखोगे, ये वो समय था जब डायनेस्टीज जो थी वो खत्म हो चुकी थी ओवरऑल, है ना। पहले क्या था, मोनार्की सिस्टम था, आपका राजतंत्र चल रहा था, ये सब अब खत्म। अब ब्रिटिशर्स आएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, अब हमारे देश में ये रूल करेंगे, और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है इनके अकॉर्डिंग चलेगी, ठीक है। अब इसमें चेंजेस क्या है, अभी तक जो अर्थव्यवस्था आपकी चल रही थी वो किस पर चल रही थी, एग्रीकल्चर यानी कृषि यानी खेती पर, है ना, मेन तो यही था। लेकिन अब इंडस्ट्रियल की भी शुरुआत होगी आगे जाके। मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर इकोनॉमी की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर से ही नहीं चलेगा सब कुछ, इंडस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट रोल आप यहाँ पर देखते हो। 18th सेंचुरी की शुरुआत जब हुई उससे पहले आप क्या देखते हो, आपके मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ। मुगल को दो पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग, एक अर्ली मुगल और एक लेटर। तो लेटर मुगल की यहाँ पर बात हो रही है, वो समय था जब आपके यहाँ पर मुगल्स का पतन हुआ था, ठीक है। और अगर हम आपके इकोनॉमिक की यहाँ पर बात करें तो इसमें भी बहुत चीजें चेंज हुई। कैसे, देखो आपके ट्रेड व्यापार में बदलाव आएगा, है ना, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देखोगे। और
इकोनॉमिक में जैसे आप देखोगे आपके मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर फेमाइन आपको देखने को मिलता है, एपिडेमिक है ना, कुछ इस तरीके की चीजें हुई जिसकी वजह से आपके व्यापार में जो गिरावट वो आपको देखने को मिलती है। तो अर्थव्यवस्था हमेशा स्टेबल तो रहेगी नहीं, कभी राइज होगा, कभी फॉल होगा, कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। सोसाइटी देखोगे तो ऑब्वियस 18th सेंचुरी में भी इनइक्वालिटी, असमानता आपको अभी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, कोई डाउट नहीं है। इस टाइम पर आपको बहुत सारी मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पे अगर हम बात करें, आपका फ्रांस रेवोल्यूशन हम देखते हो, अमेरिकन रेवोल्यूशन आप देखते हो ना, क्रांति, सिर्फ रेवोल्यूशन ही नहीं, आपके मूवमेंट आंदोलन भी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपको डेमोक्रेसी, क्योंकि देखो अब जो फेज आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, अब आगे हम क्या देखते हैं, डेमोक्रेसी देखोगे यानी आपका लोकतंत्र, और क्या देखोगे, आपका इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता। इसके लिए संघर्ष चलता है इस टाइम पर, तभी तो हम 1947 में ये सारी चीजें देखते हैं, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया ही कि अब यहाँ पर जो आपका मेन जो इन्फोर्समेंट देखने को मिलता है, जो बल दिया जाता है, वो आपके टेक्नोलॉजी पे देखोगे आप, इंडस्ट्रियल की शुरुआत होती है, इससे फिर हमारे जो इकोनॉमी है ये भी कुछ बेटर होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ एग्रीकल्चर पे था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बेटर होगी, वो सारी चीजें, बाकी टैक्सेस एंड ऑल दैट तो आप लोग जानते हो, ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश की इंडियन गवर्नमेंट लैंड पॉलिसी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दोबारा बता दूं, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए उस मैराथन सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो ये तो जो मैराथन क्लास है ये दिसंबर का है, प्लस जून में भी मैंने एक मैराथन सेशन कराया था, ठीक है, वो भी सभी को देखना कंपलसरी है, तो उसमें चैप्टर वाइज मैंने आपको मैराथन सेशन में डिटेल में बताया हुआ है। आज तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन जून की भी मैराथन सभी को देखनी है, ठीक है। ये सब कहाँ मिलेगा, MHI 107 की प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसको ओपन करोगे सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें आपका सिलेबस क्या है, ठीक है, आपके जून की मैराथन और दिसंबर की मैराथन, और दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास जो है, यूनिट जो बताया है, ये तीनों वीडियो तो छोड़नी नहीं, जैसे आपने बाकी अदर सब्जेक्ट में स्किप नहीं किया है, सेम एज इट इज इसमें भी करना। जिसने कुछ नहीं पढ़ा इतने से काम बन जाएगा, इससे बाहर एग्जाम जाएगा नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। और रही बात अगर कोई भी पेड क्लासेस या नोट्स लेना चाहता है, डिटेल में पढ़ना समझना चाहता है, आप में से कई ऐसे होंगे जो मैराथन इतना क्लियरली किसी को समझ नहीं आता क्योंकि उन्हें बेसिक चीजें पता नहीं होती, तो कोई सुनिए डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो ले सकते हो। 88819690 ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम में नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आपको परचेज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो व्हाट्सएप पे टेस्ट करके। अदरवाइज जो नहीं करेंगे, जो सेल्फ स्टडी, सिर्फ मैराथन सेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है, 3 वीडियो डेफिनेटली सभी को देखनी है, ठीक है। तो जब आप लोग अपना सेकंड क्वेश्चन करोगे, ब्रिटिश की इंडियन गवर्नमेंट लैंड पॉलिसी, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वाली लैंड पॉलिसी का जो चैप्टर है हम लोग आप सभी 104 में भी पढ़ चुके हो। इसके अंदर आप सभी को परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त लिखना है। नेक्स्ट है आपका रैयतवाड़ी सेटलमेंट, और उसके बाद है महलवाड़ी सिस्टम, ठीक है। तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये तीनों को आपको सॉल्व करना है अपने एग्जाम में, ठीक। और यहाँ पर इनकी जो, ये तीनों आपको ऑलरेडी पता है, अदरवाइज मेरे चैनल पर डिटेल में इसमें वीडियो मैंने बना रखी है, जो चैनल पर फर्स्ट टाइम है जाके चेकआउट कर लेना, उसमें प्रॉपर तरीके के नोट्स भी बने हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आप नोट कर लेना। देखो, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त को आप जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हो, और परमानेंट में क्या था कि यहाँ पर जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था वो फिक्स था, उसको परमानेंट था, उसे हम चेंज नहीं कर सकते थे। यहाँ पर जो टैक्स कलेक्ट करता था वो राजा जो है वो डायरेक्टली नहीं करता था, जमींदार होता था बीच में जो पीजेंट से टैक्स कलेक्ट करता था, इसमें ये था। रैयतवाड़ी में जो राजा है, राजा क्या है, क्योंकि हम ऑब्वियस है ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो यहाँ किंग ना होकर के आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। रैयतवाड़ी में जो कंपनी है वो डायरेक्टली आपके किसानों से टैक्स लेती थी। महलवाड़ी में जो है वो विलेज हेडमैन बीच में हुआ करते थे, जो आपके किसानों से टैक्स लेते थे, बाकी के सारे कामों को देखते थे। ये सब कुछ आपको इसमें सॉल्व करना है, ठीक है। और सब कुछ बता सकते हो। परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793 में आपके बंगाल, बिहार, उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और रैयतवाड़ी सेटलमेंट की बात करूं, ये 1820 में इंट्रोड्यूस हुआ, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, ये थॉमस मुनरो ने किया था। और महलवाड़ी सेटलमेंट देखोगे तो 1833 में हम इसको यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। वैसे 1822 है, सॉरी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया विलियम बेंटिक ने। ये सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो, ये आपके एग्जाम में इंडियन करेंसी सिस्टम, आपको मैंने पहले भी बताया, ये आपके सिलेबस में
MHI 107 में फर्स्ट टाइम ये यूनिट आई है, ठीक है। अब अगर करेंसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या क्या लिख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे करेंसी का जो यूज है, ठीक है, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे इंडिया की जो वेल्थ है इसका फायदा कौन उठा रहा था, आपके ब्रिटिशर्स, राइट, क्योंकि इस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल यहाँ पर चलता था। जैसे कि आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में हमारे देश में आई थी, ठीक है, और क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट आपको पता है जो कि तुदर डायनेस्टी से थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर आप यहाँ पर बात देखोगे तो ये एक मोनोपोली कंपनी थी। मोनोपोली मतलब सिर्फ एक ये सिंगल कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है जो ट्रेड यानी व्यापार करती थी, कहाँ पर, बिटवीन इंग्लैंड एंड एशिया, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोपोली मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें आपके गुड्स का जो भी प्राइस होगा तो सब कुछ एक के अकॉर्डिंग, आज क्या है प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे यहाँ पर शॉप होते हैं, राइट, तो किसी एक कंपनी का आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलता। तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही कंपनी थी। अगर इन्होंने किसी भी गुड्स का प्राइस एक फिक्स रख दिया है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं, आपको पे करना ही पड़ेगा। आज क्या है आपके पास ऑप्शन है, एक शॉप पर अगर आपको किसी भी गुड्स का प्राइस हाई लगता है तो आप दूसरी शॉप पर जाते हो, तीसरी शॉप पर जाते हो ना, कि कहीं पर 2-3 रुपए कम में मिल जाए तो काम बन जाएगा। लेकिन पहले के टाइम पर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उस टाइम पर ये मोनोपोली कंपनी थी, अकेले व्यापार करती थी। उसके बाद आपकी 18th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आई जिसमें से आपका डच भी था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कौन से टाइम पीरियड पे आई थी, 1602 यानी 1602 में आई थी। और ये सबसे पावरफुल आपको देखने को मिलेगा, अच्छे खासे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम आपके डच की बात करें या फिर आपकी जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, कहाँ पे, आपके एशिया में व्यापार करने के लिए। दोनों ही, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी, ये दोनों आपके कोस्टल एरिया में भी प्रेजेंट थे 17th सेंचुरी के टाइम पर। अब करेंसी की बात हो रही है क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो ट्रेड है, इसी पे चलेगा। तो उस टाइम पर आपके प्रीशियस मेटल्स का यूज किया जाता था इस करेंसी में, हम ये चीजें देखते हैं, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो, अब जैसे अगर हम बात करते हैं सिल्वर कॉइन्स देखोगे आप यहाँ पे, ठीक है, ये सब चीजें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से विजयनगर एम्पायर के टाइम पर भी गोल्ड कॉइन का यूज किया जाता है जिसे आप पगोड़ा कहते हो, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट ने अर्थव्यवस्था पढ़ी होगी, तो विजयनगर के टाइम पर जो गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के होते थे उसे पगोड़ा कहते थे, जो उस टाइम के लोग यूज करते थे। ऐसे आप मुगल्स का बता सकते हो कि मुगल्स के टाइम पर भी जो ये लोग ट्रेड में करेंसी का यूज करते थे उसे आप गोल्ड जिसे मोहर बोला जाता है, सिल्वर यानी रुपया बोला जाता है, कॉपर यानी दाम यानी जो कॉइन्स है, ये सारी चीजें यहाँ पर यूज की जाती थी। अकबर के टाइम पर भी बातें बोली जाती हैं कि उन्होंने 178 ग्रेन्स यहाँ पर वेट पूरा यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था अपने टाइम पर। औरंगजेब का भी बोला जाता है। मुगल के टाइम पर सिल्वर कॉइन्स भी आप देखोगे, ठीक है, प्योर और जो सिल्वर कॉइन्स थे ना 96% तो वो प्योर होते थे। एक होती है ना मिलावट होता है और भी चीजें इसमें ऐड ऑन होती है, इसमें ऐसा नहीं था। ये सब कुछ इसमें बताना है, क्लियर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एपिडेमिक के बारे में, जो उस टाइम पे महामारी फैली थी वो सब आपको बताना है। तो देखो आपकी फेमाइन आए, एपिडेमिक आए, आपको ये बुक में यूनिट 11 है। ये दोनों ही जो चैप्टर है मैंने आपको पहले भी बताया था ब्लॉक 4 से, तो ब्लॉक 4 जरूर करना। और आपके MHI 107 का जो ब्लॉक 4 है वो नया सिलेबस है, नए चैप्टर्स हैं, ये पहले नहीं था, अब आपको मिलेगा। देखो एपिडेमिक तो आप आराम से लिख सकते हो क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या हुआ, वो आपको बताना है। देखो यहाँ पर आपका चाहे एपिडेमिक हो चाहे फेमाइन्स हो, कुछ भी हो, इस सबको ऑब्वियस है बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और इससे अर्थव्यवस्था पे भी बहुत असर पड़ेगा, वो डाउन हो सकती है अर्थव्यवस्था। क्या अगर आप देखोगे कि अगर हम बात करें पॉपुलेशन है उसमें भी गिरावट, जो जनसंख्या है उसमें भी गिरावट आपको देखने को मिलती है ना। चाहे वो, अब ऐसा नहीं है, कोई भी बीमारी हो सकती है, आपका एपिडेमिक हुआ, कोई भी फेमाइन हुई या फिर भुखमरी का अगर सामना कर रहे हैं तो बहुत कारण है। उस टाइम पर बोला जाता था लाइक आपका प्लेग, आपको पता है ना प्लेग, मेडिवल के टाइम पर ये बीमारी उस टाइम पर हुआ। जैसे आज के टाइम पर कोविड इतना ज्यादा था और पॉपुलेशन कितनी डाउन चली गई थी, सेम एज इट इज उस टाइम पर ही वो प्लेग था। मलेरिया हुआ, टाइफाइड हुआ, ये सारी चीजें हुआ जिससे आपके मैक्सिमम पॉपुलेशन को मार दिया गया या मर गए, ठीक है, ये हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके कुछ नाम याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक पर्सन का नाम था किंसले
और दूसरे का नाम था डाइसन। इन दोनों ने एक्सप्लेन किया आपके जो दो टाइम पीरियड है 1870 से और एक है 1920। इन्होंने उस टाइम पर बताया कि लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो कितनी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई, कम से कम 20% डिक्लाइन हो चुकी थी, 20%। ठीक है। और इसमें बोला गया था कुछ कुछ जो है, जो आपको पता है ना, खेती का काम करने में भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती, उससे भी लोगों को, क्योंकि उस टाइम पर आपको पता है इतने हेल्थ सेंटर होते नहीं थे, है ना। तो माना जाता है कि इस कारण से भी 12% लोग जो है वो मारे जाते हैं, यानी मारे गए, जाते क्या है, मारे गए। तो इस कारण क्या होता है कि आपके एपिडेमिक के लिए एक डिजीज एक्ट लाया गया 1897 में। इस ऑब्वियस से कोई एक्ट लाया तो भलाई करने के लिए लाया गया है। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य था लोगों को एक बेटर प्रिवेंशन प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि जो ये बीमारियां इससे लोगों को सॉर्ट आउट करा सके, क्योंकि उस टाइम पर इतने लोग अमीर नहीं होते थे। ठीक है, जो रिच पीपल है चलो कुछ वो तो निकाल लेंगे, लेकिन बाकी क्या करेंगे। तो ये एक्ट इसलिए लाया गया और धीरे धीरे ये एक्ट आपके हर जगह फैला। यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है, यूनिट टेरिटरी है, उन्होंने इसको अच्छा खासा फैलाया। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने हर एक चीज जो है प्रोवाइड की गई। और ये भी बोला इन्होंने इस एक्ट के अंदर कि अगर कोई इनके आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उनपे पेनल्टी लगाई जाएगी इस एक्ट के थ्रू। तो वही बात है ना, अगर गवर्नमेंट है, लॉ बना है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करोगे तो ऑब्वियस है कोई ना कोई पनिशमेंट रखा ही जाएगा। आज भी बहुत सारे जो चीजें हैं वो गवर्नमेंट लेकर के आई है, बट बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जब हमने चीजें फैसिलिटी निकाली और आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तो वो पेनल्टी लगा देंगे। कुछ तो लोगों को करना ही पड़ेगा, है ना, कुछ चीजें, क्योंकि ऑब्वियस है वो भलाई के लिए करे, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं करते। इस चीज में ये चीजें आपको याद रखनी। ऐसे ही अगर एपिडेमिक इस बार आया आपके एग्जाम में, फेमाइन एपिडेमिक दोनों एड ऑन करके भी आ सकते हैं। तो फेमाइन बता देना कि वो आपका, अगर फेमाइन इन्होंने आपसे पूछ लिया तो फेमाइन जो है ये आपका एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, और लैटिन वर्ड है वो है फेम्स, इसका मतलब होता है हंगर। और फेमाइन उसके बाद कहाँ कहाँ कौन कौन से देश में आपको मिलेगा वो बता सकती हो। लैटिन वर्ड मैंने आपको बताया हंगर हुआ, ठीक है। इटालियन वर्ड भी है कैरिस्टिया, जिसे डियरनेस कहते हैं। इरिस में भी गोटा बोलते हैं, जो स्टारवेशन आप देखोगे। इजिप्ट में भी ये एक वर्ड है जिसका HKR ये वर्ड है, इसका भी मतलब हंगर होता है। ठीक है, और बहुत सारे टेस्ट में, खासतौर से आप प्राचीन इतिहास में भी जो हमें लिटरेचर देखने को मिलता है, लाइक आपका वेद हुआ, जातक स्टोरी हुआ, हर एक जगह पर फेमाइन्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बिहार में भी 298 ईसा पूर्व के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य जब रूल करते थे, उस टाइम पर भी फेमाइन हमें देखने को मिला। ठीक है, कलन ने राजतरंगिणी में मेंशन किया, और जिसमें आपको पता है कि उन्होंने पूरे कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें बताया, और उस टाइम पर भी कैसे फेमाइन आया, क्या क्या चीजें लोगों को फेस ऑफ करनी पड़ी, वो सब चीजें उन्होंने भी अपने बुक के अंदर मेंशन की। ऐसे ही आप मेडिवल की तरफ आ जाओ, तो इसमें ये ओवरऑल क्या बताना है, एपिडेमिक और आपका जो फेमाइन है, एंशियंट, मेडिएवल और मॉडर्न, कब कब कहाँ कहाँ कैसे है, वो सब मेंशन करना है। मेडिएवल में भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर आया था, जियाउद्दीन बर्नी ने भी अपने क्रॉनिकल में ये सारी चीजें मेंशन की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर भी आप ये चीजें देखते हो। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर हमें चीज देखते हैं। इवनली देखो, एंशियंट, मेडिएवल मैंने आपको बता दिया, मॉडर्न के टाइम पर भी देखते हो आप। ठीक है, मॉडर्न में बंगाल में भी आया था, बॉम्बे में भी आया था, हैदराबाद में भी आपको देखने को मिलेगा, हर जगह आपको ये चीजें देखने को मिलती है। और उस टाइम पर मौसम बहुत ज्यादा खराब था, ऑब्वियस है। तो उस टाइम पर आपके जो गुड्स के प्राइस है 4 से 10 गुना बढ़ा दिए गए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था ना हमारे पास। तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जब फेमाइन्स यहाँ पर आया। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहा, उनका रेस्पॉन्स क्या था, वो भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, बाकी अपने बुक से डिटेल में एक बार चेकआउट कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब बढ़ेंगे आपके शॉर्ट नोट की तरफ। तो डिक्लाइन ऑफ सूरत के बारे में बात करते हैं। तो मैंने आपको बोला ये एक अच्छा टॉपिक है, मैक्सिमम रिपीट हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सूरत के पतन के बारे में बताना, इसका क्या कारण है, और कभी भी मैक्सिमम अगर क्वेश्चन आया तो 10 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट में अगर डिक्लाइन ऑफ सूरत इन्होंने आपसे कभी भी पूछा, हमेशा शॉर्ट नोट में आएगा। अब अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम बात करें आपके सूरत के पतन होने का कारण, बहुत सारे कारण माने जाते हैं इसके ऊपर। और इसका पतन 18th सेंचुरी के टाइम पर ही हम देखते हैं कि जब इसका पतन हुआ था। और यहाँ पर हम, सूरत आपको पता है बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर फैक्ट्रीज भी सेटअप हुई थी, आपके यूरोपियन कंपनी जब यहाँ पर आई। इसमें क्या था कि ना, इसकी कॉम्पिटिशन था किसके साथ, बॉम्बे से, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो बॉम्बे में, यानी आज का जो हमारा मुंबई है वो आप देखोगे। तो इसका कॉम्पिटिटर ये आपको देखने को मिलता है, जिसका कारण मैंने आपको क्या बताया, ये भी एक कारण माना जाता है जिससे आपका ये पतन हुआ। दूसरा, मुगल साम्राज्य का जो पतन हुआ, ये भी एक कारण माना जाता है, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन जब आप देखोगे, मुगल साम्राज्य का जो मार्केट प्रोडक्टिविटी में लॉस आया, उसकी वजह से भी सूरत डिक्लाइन हुआ। तीसरा,
नेक्स्ट है आपका जो यहाँ पर पोर्चुगीज, जो आपके पुर्तगाल है ना, उन्होंने आपके सी रूट पे जो कंट्रोल कर लिया, वो भी एक कारण माना जाता है। आपको पता है पोर्चुगीज ने डिस्कवर किया था सी रूट, ठीक है, इंडिया का, और इन्होंने अपना 18th सेंचुरी में पूरा ट्रेड रूट पर अपना कंट्रोल बना लिया था, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे इंडियन के ट्रेडर पे पड़ता है। नेक्स्ट, और हम क्या बताते हैं, इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पर डिक्लाइन हो गया आपका एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कहाँ से? सूरत से, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी रीजन मानी जाती है, क्योंकि देखो मुगल साम्राज्य का जो मेन पोर्ट है, जो आपका बंदरगाह है, वो सूरत में था, ठीक है। इसीलिए ये सारे कारण माने जाते हैं कि किस वजह से आपके जो कोलैप्स हुआ या डिक्लाइन हुआ या फिर पतन हुआ, आखिरकार इसके पीछे का कारण क्या है। तो ये सब कुछ मिलाकर ऐड ऑन करके आप सभी यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। वैसे आप सभी को पता है कि अगर हम बात करें आपके कि सूरत को आप और क्या कहते हो, ये मैक्सिमम हर जगह आप पढ़ते हो, कई बार हम ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ते हुए भी याद होगा, इसको हम बोलते हैं गेटवे टू दी वेस्ट, है ना। और सूरत में हम मेन चीजें क्या देखते हैं, यहाँ पर आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम देखते हैं, आपके कपड़ों की जो इंडस्ट्री है ना, उसके बारे में बात की जाती है। तो मार्केट जो है, मतलब सूरत में हम मार्केट जो देखते हैं वो इसी का देखते हैं। सूरत बहुत पॉपुलर है आपका ट्रेडिंग के लिए, वो आपके यूरोप हुआ, वेस्टर्न एशिया के हुआ, इन सभी के साथ इसका व्यापार चलता था, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे कारण माने जाते हैं। तो ये सब कुछ लिखना है। तो यहाँ पर जो सूरत का जो पोर्ट है, जो उसका बंदरगाह, वो डिक्लाइन हुआ था 18th सेंचुरी में, जब यूरोपियन कंपनीज की पावर जो है हमारे भारत में बढ़ चुकी थी। ये सब कुछ आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका पैन एशियन बाजार इकोनॉमी। तो देखो आपके एग्जाम में जो ये पैन एशियन बाजार इकोनॉमी आता है, ये आपके बुक के अंदर यूनिट 4 है, ठीक है। कोलोनियलिज्म एंड जो ट्रेड का टॉपिक है ना, वो। अब अगर हम बात करते हैं तो ये आपको दो तरीके से पूछा जाता है, या तो पैन एशियन बाजार इकोनॉमी, या फिर इसकी जगह आपके पास लिखा जाएगा जो 3 आपके व्यापारी के समुदाय थे ना, यानी 3 मर्चेंट कम्युनिटीज, उसके अंदर आएगा। क्योंकि आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो मैम कहेंगे कि मैम ये टॉपिक कहाँ से आया है, ठीक है। तो जब आप ये वाला यूनिट 4 को डिटेल में पढ़ोगे, और उसमें जो आपका टॉपिक है 3 मर्चेंट कम्युनिटीज, जिसमें आपके 3 व्यापारी आते हैं, ठीक है। तो या तो वो आपके एग्जाम में ये तीनों पूछ लिया जाता है, जिसमें आपके मारवाड़ीज हुए, या तो आपके एग्जाम में पैन एशियन बाजार इकोनॉमी आता है। तो दोनों में सेम चीज़ ही आपको मेंशन करनी है, ठीक है। ये जो वर्ड आप देख रहे हो, ये आपके में कोई सब्जेक्ट का, मतलब अगर हम बात करें कोई यूनिट यानी चैप्टर का नेम भी नहीं है, उसका कोई सब टॉपिक भी नहीं है। ये वाला जो क्वेश्चन है, जो पैन एशियन बाजार इकोनॉमी मैक्सिमम हमारे एग्जाम में रिपीट होता है, वो इस सब टॉपिक के अंदर एक लाइन में ये वर्ड लिखा है, ठीक है। जिसमें अगर आप देखोगे, जो सबसे पहले जो हमारे क्षेत्रीय जो आप ये कम्युनिटीज व्यापारी के बारे में देख रहे हो, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इम्प्रेसिव पार्टिसिपेंट है आपके इस पैन एशियन बाजार इकोनॉमी में, ठीक है। तो यहाँ पर इनका काम क्या होता है, क्योंकि ये इसके साथ क्या करते हैं, आपके कॉलोनियल इकोनॉमी के साथ ये इनका जो पूरा कंट्रोल है किसके द्वारा, आपके यूरोपियन के कैपिटल्स और एंटरप्राइजेस के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आप तभी करना जब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। अब और भी चीज़ें अगर आप इसमें समझोगे तो हम ये देख सकते हैं कि आपके जो ये व्यापारियों यानी मर्चेंट के जो कम्युनिटी समुदाय हैं, यहाँ पर ये आपस में क्या करते हैं, आपके जो कल्टीवेटर्स हैं, ठीक है। देखो हमारे यहाँ पर जो इतिहासकार है, उन्होंने आपको बताया कि किस तरीके से जो जमींदार हैं वो क्या लेते हैं, हुंडी। हुंडी आप MHI 05 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपके एग्जाम में भी आया था, जिसे आप बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ें होती है कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि जिसके पास खुद की लैंड होती है वो अपने लैंड को बेच भी सकता है, गिरवी भी रख सकता है, वो उसकी चॉइस होती है, या फिर वो उसको रेंट पे भी रख सकता है। यहाँ पर भी हमें यही चीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि देखो अगर हम हुंडी की बात करें, ये आप कैश और काइंड दोनों में दे सकते हो, वो सामने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसा देगा। ये सब कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना होता है, ठीक है। तो वो हर एक तरीके से होता है कि किस तरीके से, अगर हम बात करें हमारे जो ये मर्चेंट कम्युनिटीज़ आप देख रहे हो, ये अपना ट्रेड करते थे, और साथ ही साथ ये राइस जो आपके चावल होते हैं
उसको सप्लाई करते थे हमारे भारत से, ठीक है। ऐसी बहुत सी चीज़ें ये लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ये इसमें 10 मार्क्स में मेंशन कर देना। ऐसा नहीं है, देखो अगर हम बात करें, अगर हम इसका मेन सेंटर देखोगे पर्शियन गल्फ का, इनका जो मेन सेंटर होता है वो होता है आपका मस्कट। ये नाम आपको याद करना होगा, जहाँ पर जो कम्युनिटी है मर्चेंट की, ये लोग सेटल होते थे, यहीं रहते थे। इनका जो ट्रेड है एक्टिव यहीं रहता था, और ये जो व्यापार करते थे राइस, आपके स्पाइसेस, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें आप देखोगे, ठीक है। तो ये आप इसमें से मेंशन कर देना। अब है नेक्स्ट आपका प्री कॉलोनियल ट्राइबल इकोनॉमी। तो जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये ट्राइबल इकोनॉमी वाला जो ब्लॉक है, ये आपको डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 2 ही चैप्टर हैं, दोनों में से कोई एक मिलेगा, है ना। तो जो हमारी जनजातियों के बारे में वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। अब अगर आप अपना प्री कॉलोनियल ट्राइबल इकोनॉमी देखोगे तो ये यूनिट 13 से पूछा है, ठीक है। आपके 13 चैप्टर जो है उसमें है ट्राइबल सोसाइटी और कॉलोनियल इकोनॉमी के बारे में, और इन्होंने 10 मार्क्स में शॉर्ट नोट में आपसे प्री कॉलोनियल ट्राइबल इकोनॉमी पूछ ली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारे जो ट्राइबल के जो लोग हैं उनकी जो सोसाइटी है, ठीक है, ज़्यादातर उस टाइम पर आपको पता ही कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट। लेकिन आपने एक चीज़ देखी कि जैसे ही हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स रहने लगे तो इनकी क्या कंडीशन हुई, है ना। ये सारी चीज़ें आप यहाँ देखते हो। दूसरी चीज़ देखो, ट्राइबल इकोनॉमी यानी ट्राइबल सोसाइटी में जो लोग हैं वो हर कोई बराबर होता है, जिसे आप एग्लिटेरियन के नाम से जानते हो, हर कोई इक्वल होता है। यहाँ पर कुछ ये चीज़ें नहीं होती, यहाँ पर सब कुछ फ्री है, ठीक है, मतलब फ्रीडम है ये कह सकते हैं। वैसा वाला फ्री नहीं है, वैसा फ्रीडम आप यहाँ पर देखते हो। ये लोग वही आपका कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है, अपने जो गुड्स है उसको बेचते हैं अपने कमर्शियल मार्केट के अंदर। ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अगर हम आपके प्री कॉलोनियल है तो आपको एक बात समझ आ रही है कि मॉडर्न हिस्ट्री की पहले की बात की जा रही है। इट मीन्स जब आपके मुगल्स आए, मराठा थे, है ना, ये सारे लोग। और अगर इन्होंने आपसे ट्राइब पूछा है तो 2-3 आप जाट, यानी जो हमारे बहुत सारे जो ट्राइब्स होते हैं ना, ये सब कुछ इनके नेम है। तो ये तो मैंने कुछ ही आपको बताया। इन सभी का पार्टिसिपेशन आप देखोगे कि ये लोग कॉन्फ्लिक्ट में जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ट्राइबल के जो लोग हैं इनकी भी सिचुएशन सोसाइटी में अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पर इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपने सबने डी कोसाम्बी का नाम सुना ही है। इन्होंने एक बुक लिखी थी, इनकी बुक का नाम था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ क्योंकि आप अपने एग्जाम में इस तरीके से लिखोगे, एक आध बुक्स के नेम भी याद कर लोगे तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी लगती है और मार्क्स जो है वो टीचर आराम से दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम चीज़ें जो स्टोरी है वो तो हम मेंशन कर ही देते हैं, बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें आंसर में राइटिंग में नज़र आती है, तो अच्छे मार्क्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसे ही नेक्स्ट आपको चेतन सिंह का नाम याद रखना है। चेतन सिंह ने आपके एक आर्टिकल लिखा था 1988 में, जिसमें इन्होंने पूरे ट्राइबल की क्या रोल था आपके मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई। साथ ही साथ हमारे जो ये ट्राइबल्स के जो लोग हैं ये हर एक काम करते थे, हंटिंग गैदरिंग का, आपके पेस्टोरिज्म पशुपालन का, इवनली एग्रीकल्चर यानी कल्टीवेशन का काम भी ये सारे अलग अलग करते थे। हर कोई एक, क्योंकि यहाँ पर जो ट्राइबल का ग्रुप है वो अलग अलग कम्युनिटीज़ का है ना, तो सबका हम अलग अलग यहाँ पर आप देखते हो, ठीक है। ये सब कुछ आपको लिखना है इस प्री कॉलोनियल वाले पार्ट में। नेक्स्ट बात करेंगे अर्ली सेंसस यानी कि जनगणना के बारे में। देखो अर्ली सेंसस हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो मैक्सिमम रिपीट होता है, और जब कभी भी आपके एग्जाम में अर्ली सेंसस से क्वेश्चन आएगा तो 10 मार्क्स का ही आएगा, जिसे आप हिंदी में प्रारंभिक जनगणना के नाम से जानते हो, ठीक है। मैक्सिमम रिपीट होता है ये, तो पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, और नॉलेज होनी ही चाहिए, डेफिनेटली रिपीट हो सकता है। तो अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में जो सेंसस किया गया, इसकी शुरुआत कब हुई? जब हमारे इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। और आपको पता है कि इनका जो मेन एम है, जो हमारे इनका जो मेन उद्देश्य था, वो यहाँ पर देखना चाहते थे क्यों कि कौन हर एक चीज़, ये जनगणना सेंसस करेंगे जिससे वो समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें इंडियन की सोसाइटी में रिफॉर्म्स लेकर आना है, ठीक है।
आपके हर एक जो चीज़ें हमें पता होना चाहिए कौन कितने उसमें है, इसीलिए इन्होंने ये सेंसस करने की शुरुआत करी ताकि हमारे इंडिया की पॉपुलेशन जो जनसंख्या उसका आंकड़ा वो देख सके। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सेंसस की बात करूँ, हमारे भारत में 1871 में शुरू हुआ, लेकिन पूरी तरीके से माना जाता है कि 1881 में पूरे तरीके से सेंसस जो किया गया वो तब किया गया। ठीक है, मेन अगर हम कहेंगे जो इसको आयोजित किया गया था 1881 में। ठीक है, तो पहली जो जनगणना है वो आपको 1881 में देखोगे, लेकिन शुरुआत 1871 में हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने आपको उद्देश्य बताया ताकि ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है उनको ये पूरी सारी नॉलेज हो जाए कि हमारी जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कौन से लोग कितने काम करते हैं, किस जगह पर काम करते हैं ना, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी कास्ट है, कितने रिलीजन है और उनका कल्चर है, ये सारी चीज़ें आप इसमें चेकआउट करते हो। इसीलिए यहाँ पर आपकी जो प्रारंभिक जनगणना है यानी अर्ली सेंसस आप यहाँ देखोगे, इसको स्टार्ट किया गया था इस टाइम पर ताकि जो ब्रिटिशर्स है वो अपनी पूरी रणनीति बना सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के भलाई के लिए या फिर हमारे इंडिया के भारत का कल्याण करने के लिए जनगणना की थी, बिल्कुल भी नहीं। उनको था कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमारे भारत पर अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल बना सके, इसीलिए था। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो ये हमारे सेक्शन है के 5 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया। 5 क्या करवाया, इसमें तो आपके 4 अलग अलग टॉपिक थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने 8 टॉपिक्स कर लिए हैं। देखो ये मैराथन बहुत काम की चीज़ है। अभी तक आपने जून की मैराथन देख ही लिया होगा और ये वाली मैराथन और देख लेना, इससे बाहर एग्जाम जाएगा नहीं। इतना डेफिनेटली है कि आप 10 में से 5 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। और इसमें से देखना, यही आपका जो जून का ही क्वेश्चन पेपर है, इसमें से भी कई रिपीट होंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़े। देखो सेक्शन बी आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर है, जो कि मैंने आपको बोला किसी को भी ये चैप्टर जो है स्किप नहीं करना। ठीक है, देखो अगर आप डी इंडस्ट्रियलाइजेशन देखोगे, जिसे आप निरोधीकरण भी कहते हो, यहाँ पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम क्या देखते हैं कि जब यहाँ पर हमारे इंडिया में या फिर आपके देश में या फिर हमारे कोई भी एरिया या क्षेत्र में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसकी कमी आती है, हमारे जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होने लगता है। ठीक है, जो रोजगार है यानी जो यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगारी जो मिलती है वो कम होने लगती है। वो होता है आपका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज, जिसमें यहाँ पर बात की जाती है हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है, इसके बारे में बात की गई थी। जब कॉलोनियल पीरियड का आपके टाइम आया तब तो बात की गई कि हमारे भारत समाज में यानी हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर आप क्या करो, हमारी आर्थिक संरचना के बारे में यहाँ पर बताना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक कंडीशन आपकी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, उनका मेन उद्देश्य क्या था, उनको ये था कि वो अपनी जो पूरा रॉ मटेरियल का जो सोर्स है, ठीक है, क्योंकि देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने ऑलरेडी कई बार सुना है, जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ में हमने पढ़ा था, जहाँ पर बोला जाता है कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी वो पूरे तरीके से अंग्रेजों ने खराब की है। ठीक है, वो यहाँ पर इंडिया में सिर्फ लाते आपके रॉ मटेरियल थे। ठीक है, और यहीं से फाइनल गुड्स बना करके अपने देशों में डबल ट्रिपल या 10 गुना रेट पर बेचते थे। तो फायदा तो इन अंग्रेजों का होता था, हमारे इंडिया का थोड़े होता था। लेकिन इसी में देखो कि हमारे इंडिया में बेरोजगारी आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है, चाहे वो कोई भी कारीगर हो, चाहे क्राफ्ट पर्सन हो, आर्टिस्ट हो, हमारे किसान हो, कोई भी हो। अगर आप देखोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट आया यानी बेरोजगारी आई, तो इसका रिजल्ट, इसका परिणाम क्या निकलेगा, पॉवर्टी। इट मीन्स गरीबी आएगी। ठीक है, ये सब चीज़ आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, क्योंकि देखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इससे पहले वाले मैराथन सेशन में भी डिटेल में कराया, उसमें से भी कवर कर लेना। ट्रेस द एमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास इन कॉलोनियल इंडिया। अब अगर हम देखते हैं कि हमारे कैपिटल क्लास का जो एमरजेंस होता है, ये आपको बताना है।
देखो इसमें बहुत सिंपल सी बात है, जब आपका जो पूंजीवती वर्ग होता है हमारे कॉलोनियल पीरियड में, जब इनका एमरजेंस होता है, कब हुआ था, लेट 19th सेंचुरी की वो बात है, जब इनका लिंक आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट में मिला। इंडियन कैपिटल क्लास का जो एमरजेंसेस का प्रभाव हमारे कैपिटलिज्म यानी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इन सब में इनका ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। अगर आप देखोगे कि हमारे इंडियन के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये अक्सर क्या करते थे, हमारे इसमें व्यापारी, ठीक है, कैपिटल क्लास में यही आएंगे। तो यहाँ पर ये क्या करते थे, मान लो कि हमारा जो ये 19th सेंचुरी के एंड होते होते हमारे इंडियन कैपिटलिस्ट ने अपने खुद की ऑर्गेनाइजेशन, अपना खुद का संगठन फॉर्म किया था। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा आपके बंगाल, मैंने पहले भी मैराथन सेशन में ये सारी चीज़ें कराई हैं, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये इन्होंने खुद का बनाया, कब बनाया था, 1887 में। इसी तरीके से नेक्स्ट जो इन्होंने बनाया वो था आपका इंडियन मर्चेंट चैम्बर, ठीक है, वो भी कहाँ बनाया था, आपके बॉम्बे में, कब, 1907 में। बॉम्बे में भी हमारे इंडियन यानी भारत की कम्युनिटी, भारत के समुदाय में आपके एक क्लास डेवलप होती है जिसको हम मर्चेंट कहते हैं। बहुत अच्छा खासा इनका नेटवर्क यहाँ पर बनता है व्यापारियों का, और आपको पता है कि मर्चेंट यानी व्यापारियों का क्या रोल होता है हमारे इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आपके वुमेन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी स्किप नहीं करेगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा कि ब्रिटिश काल में महिला रोजगार जो क्षमता है, जो उनकी नीतियां हैं, एम्प्लॉयबिलिटी है, वो आपको बताना है। तो ब्रिटिश का जो टाइम पीरियड था 105 में अपने एंशिएंट मेडिएवल के अकॉर्डिंग कवर किया, 107 में मॉडर्न हिस्ट्री के बेस पर करोगे। तो यहाँ पर हमारी जो वुमेन है, जो महिलाओं की सिचुएशन, स्थिति है, वो बहुत अच्छा इस पर इफेक्ट पड़ता है ना, क्योंकि इस टाइम पर आप देखोगे अच्छी खासी ये एजुकेटेड थी, है ना, इनके लिए हर एक चीज़ रूल्स रेगुलेशन लाया गया, ये सभी मतलब कह सकते हो एम्प्लॉय मतलब रोजगार थी, ठीक है, इन सभी को यहाँ पर काम मिला, सबने किया। इनकी सिचुएशन पहले की कंपैरिजन में आप देखोगे तो बहुत सही थी। यहाँ पर वुमेन जो थी घर के साथ साथ बाहर के भी वर्क करती थी, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे किसी अदर वर्क में हो, लेकिन ये भी आप देखोगे, और शिक्षा भी प्राप्त की थी इन्होंने यहाँ पर, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये सब चीज़ इस टाइम पर आप यहाँ पर देखते हो जब आपके वुमेन का मॉडर्न का फेज आता है तब। तो यहाँ पर इनको कोशिश की गई कि इनको जो रोजगार है वो बढ़ाई जाए, उसके लिए एक आपकी पॉलिसीज, नीति भी बनाई गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे अगर हम बात करें तो हर एक चीज़ वुमेन की जो आपकी सोशल लाइफ है उसको सही करना है ना, एजुकेटेड यहाँ पर है, उनका चाहे सती प्रथा सिस्टम आपको पता है वो मॉडर्न हिस्ट्री के टाइम पर ही ख़त्म हुई थी, एंशिएंट और मेडिएवल के टाइम पर तो आपको मैक्सिमम ये चीज़ें देखने को मिलती ही मिलती हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी मूवमेंट, जितने भी आंदोलन चले, आपको भी पता है कि उसमें फीमेल या फिर वुमेन का भी बहुत अच्छा खासा पार्टिसिपेशन या रोल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको इसमें बताना है, क्लियर हुआ। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाला चैप्टर है, जो कि मैंने आपको बताया, इसमें ना 3 फेजेस है, इन्होंने आपको इसके अंदर एक ही फेजेस दिया है 1950 से 80 के टाइम पीरियड। देखो आपके जो अगर हम 50 से 80 के टाइम पीरियड की बात करें तो ऑब्वियस है इंडिपेंडेंस के बाद की बात यहाँ पर की जा रही है। तो इस टाइम हम क्या देखते हैं, आपका सबसे पहले 5 ईयर प्लान आप देखोगे, इसको डिज़ाइन किया गया ताकि हम अपने सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पर अचीव कर सके। हमारे पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया गया, इकोनॉमिक पावर को कम किया गया। जो पहला जो फर्स्ट 3-5 ईयर जो हम प्लान देखते हैं, ठीक है, उसका जो मेन फोकस है वो क्या था, हमारी जो सेविंग्स है, जो हमारी इन्वेस्टिंग है, उसको बढ़ा सके। दूसरा आप देखते हो कि हम इसमें देखोगे आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी यहाँ पर लाया गया था, रेजोल्यूशन 1956 में लाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो पब्लिक सेक्टर, मिक्स्ड सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ये बनाया गया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर आपका 1973 देखोगे, यहाँ पर भी पॉलिसी लाई गई जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आप देखोगे, एंटरप्राइजेस देखोगे, ये सारी चीज़ें हुई।
फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे जो इंडस्ट्री है, ठीक है, फिर इसमें कई सारी पॉलिसीज भी लाई गई थी, तो ये सब कुछ आपको इसमें लिखना है। जो अगर हम पॉलिसी से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकी कोशिश रही है डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाना, उसको प्रमोट करना, आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको बढ़ाना, ठीक है। ये सब कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी की जो पॉलिसी है यानी औद्योगिक नीति का उद्देश्य मेन यही था कि वो अपने इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट यानी विकास कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो इंडस्ट्रियल वाले चैप्टर से ही बता दूं, ये तो से बहुत इंपॉर्टेंट है ही, पहले भी बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इसमें 2 टॉपिक और आता है 10 मार्क्स का, बिरला ब्रदर्स, वो भी इसी टॉपिक से मिल जाएगा आपको, और एक आपको आता है बर्ड हैडलर, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही टॉपिक इसी चैप्टर से हैं, तो ये दोनों ही 10 मार्क्स में शॉर्ट नोट में आता है, तो कर लेना। मैं आपको बता देती हूँ यहीं पर, अगर ये एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, और मे भी आपके असाइनमेंट में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो, तो मैंने आपको बता दें, कई सारे स्टूडेंट को ये टॉपिक मिल ही नहीं रहा कि मैम कौन सा टॉपिक में, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। देखो यहाँ पर आपके इसकी मैं अगर हम बात करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके जो बर्ड हैजलर और जो कॉरपोरेशन है, और इसमें किसका इंपॉर्टेंट रोल है। पहले तो ये 3 लोगों को आपको कुछ नाम याद करने पड़ेंगे अगर आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो। पहला है एंड्रयू वुल, या यूल भी कह सकते हैं, एंड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे आपके जार्दिन और स्किनर एंड कॉरपोरेशन, ठीक है। ये तीनों का एक ट्रायो आप देखोगे इन मेंबर्स का आपके यूरोप में, और इन किस में डोमिनेटेड, जो मैंने आपको बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बताया ना, उसमें आप ये चीज़ देखते हो, ठीक है। ब्रिटिशर्स का फर्म हमें भारत में देखने को मिलता है, ठीक है। पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसके बाद की ये बात है। बर्ड एंड कंपनी आपका 1860 में देखोगे, ये ओरिजिनल एक फर्म है, ठीक है। लेबर कॉन्ट्रैक्ट में आप देखते हो, इसमें हमारा ईस्ट इंडिया रेलवे आएगा, और आपका जो अदर रेलवे कंपनीज होती है ना, वो सब आप इसमें सब कुछ देखते हो। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता गया, हमें यहाँ पर कोल माइंस देखने को मिलती है, ठीक है। कोल माइंस आप देखोगे 80-70 में आपको मिलेगा। टाइम पीरियड आगे बढ़ 80-70 और 80-80 के टाइम पर हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे जूट मिल आपको यहाँ पर मिलेगा, इसकी शुरुआत 80-90 में आप देखते हो। इसी तरीके से जो आपका पेपर होता है, पेपर मिल की भी शुरुआत हम देखते हैं 90-90। आप चाहो तो एग्जाम में उसको टेबल के थ्रू भी बना सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे हमारा जो ये फर्म है बहुत तेजी से एक्सपेंड होने लगा था ये, और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मात्रा में हमें जूट और कोल का भारत में देखने को मिलता है। आपका कोल और जूट का सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि इस पर कंट्रोल हम देखते हैं, मतलब अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। ये चीज़ें आपको इस पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो कम से कम आपकी 9 जूट मिल कंपनीज है बताई जाती है, ऐसा कहा जाता है। कितनी कंपनी है जूट मिल्स की? 9। कोल की कंपनी आपको 3 मिलेगी, पेपर की कंपनी सिर्फ 1 ही थी। ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है कि किस तरीके से कौन कौन सी जगह क्या था और कितना यहाँ पर इन्वेस्ट किया गया, ये सारी बातें, ठीक है। ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या क्या लिख सकते हो आप सभी। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें जो आपके शॉर्ट नोट है, देखो शॉर्ट नोट में सबसे पहला है आपका साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीकी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। साइंस और टेक्नोलॉजी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि आपकी साइंस टेक्नोलॉजी जब इंडिया का रिस्पॉन्स इस टाइम पर कैसा था, क्या था, वो आपको बताना है। तो हमारे भारत का जो प्रतिक्रिया है वो क्या था, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। देखो कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश जो आपका साम्राज्य पूरा बना, हमारे इंडिया की सोसाइटी और उसकी अर्थव्यवस्था पे इसका पूरा का पूरा ऑब्वियस इफेक्ट पड़ेगा जब हमारे देश में कौन आए, आपके ब्रिटिशर्स। फिर आप देखोगे आपकी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपको इस टाइम पर देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ पर हमारे जो ब्रिटिशर्स का मेन उद्देश्य जो रहा
वो ये था कि हमारे इंडिया में जो साइंस और टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हमारा जो भारत है वो साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं दे रहा है। जब ब्रिटिशर्स हमारे भारत में आए ना, तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी और उनका मानना था कि इंडिया जो है साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की जगह वो क्या कर रहा है, इम्पीरियलिज्म की जो पॉलिसी है उसको बढ़ा रहा है, यानी साम्राज्यवाद की जो नीति है उसको बढ़ावा दे रहा है। इसीलिए आज भारत की इकोनॉमी या हमारे भारत की ये हालत है, क्योंकि वो सही जगह डेवलपमेंट या विकास नहीं कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर किसका मानना था, ब्रिटिशर्स का। फिर ये जब यहाँ पर आया, अब देखो साइंस टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, आपने देखा कि अब हमारे इंडिया में किसकी शुरुआत हुई, रेलवे की हुई, बहुत सारे आपके माइंस आए, ये सारी चीज़ें हुई। और आपको पता है टेक्नोलॉजी डेवलप होने से कितना ज़्यादा फ़ायदा जो पहले आपको नहीं मिलेगा। और आप देखोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई लाइक अगर आप देखोगे बॉम्बे में यूनिवर्सिटी आप देखते हो 1857 में आपको मिलता है। बॉम्बे के अलावा हम देखते हैं मद्रास में, जो कि 1857 में ही आप देखते हो, और कलकत्ता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उस टाइम पर ये सारी चीज़ें ओपन हुई, सेम टाइम पीरियड है। तो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ उस टाइम पर ओपन की गई, ये सब कुछ यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बैंक नेशनलाइजेशन। देखो ये वाला जो बैंक नेशनलाइजेशन का जो टॉपिक देख रहे हो, ये फर्स्ट टाइम और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा है, इस बार 10 में आया, 20 में भी आ सकता है। आई थिंक आपके असाइनमेंट का भी क्वेश्चन है। भारत में बैंक नेशनलिज्म, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की शुरुआत 1969 में मानी जाती है। ठीक है, उस टाइम पे टोटल 14 यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ऐसा बताया जाता है। और बोला जाता है कि ये जो निर्णय यानी जो डिसीजन लिया गया, इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पर इनका हमारे भारत की अर्थव्यवस्था जो आप देखते हो वो था। ठीक है, यहाँ पर जो ये टैक्स दे रहे हैं, और यहाँ पर इनका था कि वो जो गवर्नमेंट है वो अपना नियंत्रण, अपना कंट्रोल यहाँ पर ला सके। मेनली फोकस था कि अब हमारी इंडिया की जो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसको वापस लाना है, इसको करना है, जो कि बहुत पीछे हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर सोशल इकोनॉमिक में और सबसे पहला काम इनका ये था कि हमें आपके सामाजिक प्लस आर्थिक, ये दोनों में जो असमानता हो रही है ना, इनइक्वालिटी, इसको कम करना है। ये कब हुआ, आपकी 1947 यानी इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि हमारे इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक में जो असमानताएं वो बढ़ती गई थी। ठीक है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो खेती का काम हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, बड़े बड़े लार्ज, उसमें यहाँ पर क्या है, जो आपके अपर क्लास के लोग हैं उन्हें अच्छी खासी फैसिलिटी मिलती है बैंक सिस्टम में। बट अगर मैं बात करूँ लोअर क्लास, इनको नहीं मिलती। क्यों, लाइक आपके जो पीजेंट हुए, जो स्लेव्स हुए, या जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हुए, उन सब की बात ये लोग यहाँ पर करते हैं। तो मेनली फोकस है कि हमें इनइक्वालिटी, असमानता को ख़त्म करना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो भी आपके पुअर पीपल है, जो गरीब लोग हैं, उन्हें लोन प्रोवाइड किया जाए। जब भी उन्हें रिक्वायरमेंट हो तो लोन यानी ऋण की भी सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ पर आपकी जो नेशनलिज्म फेवर है ना, राष्ट्रीय हित, इसको भी इनकरेजमेंट, बढ़ावा देना चाहिए। ये सारा मेन उद्देश्य आपको इसमें लिखना है। ठीक है, फिर आप देखोगे कि अप्रॉक्सली 1991 के बाद आपको इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार देखने को मिलता है। इंडिया में जो बैंकिंग एरिया है इसमें बहुत चेंजेस, बदलाव हमें यहाँ पर मिलता है देखने को। फिर कब, 1991 के बाद। नेक्स्ट है आपका बिरला ब्रदर्स। देखो शॉर्ट नोट में ये इन्होंने नीचे ही पूछ लिया, और वही सेम टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया। बिरला ब्रदर्स भी आपके बर्ड हेजलर की तरह ही है, जैसे बर्ड हेजलर है ना कॉरपोरेशन, ऐसे ही आपका बिरला ब्रदर्स लिमिटेड है। ये भी आपका इंडस्ट्रियल का जो एजेंसी है, ये भी आप देखोगे सेम उसी की तरह जो मैंने अभी आपको ऊपर कराया। तो सेम टाइम यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ट्रेड आपको यहाँ पर मिलेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं, बिरला ब्रदर जो फॉर्म हुआ था वो 1919 में हुआ था,
और जब ये फॉर्म हुआ तो ये बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हुआ था, बहुत तेज़ी से फैला था। इसमें जो सबसे पहला फॉर्म हम देखते हैं वो है मारवाड़ी फॉर्म। सबसे पहला फॉर्म देखोगे राजस्थान में था, ठीक है। उस टाइम पर जो इसकी कैपिटल थी अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया था, ठीक है। और ऐसी कई फैमिलीज आपको मिलेंगी, जैसे ये राजस्थान में, ऐसे और भी आप देखोगे, जैसे आपकी कुछ फैमिली कलकत्ता में मिलेंगी, कुछ आपकी अगर हम बात करते हैं अलग अलग जगहों पर हमें कुछ लोग मिलते हैं। ये सारे बिरला ब्रदर्स आप देखोगे। बिरला ब्रदर्स के जो फाउंडर हैं वो जीडी बिरला माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जीडी बिरला, बिरला ब्रदर के फाउंडर माने जाते हैं। फिर बोला जाता है कि आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद जो बिरला ब्रदर की जो पार्टी है वो बढ़ती चली गई, अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख रुपीज़ से 80 लाख हो गई, है ना। इनका जो कैपिटल है वो बढ़ता चला गया, किसके अंडर में रह करके? यही जीडी बिरला के लीडरशिप के अंडर में रह करके। बिरला ने फिर आपकी बहुत सारी जो मिल्स है वो सेटअप किया। लाइक अगर मैं बात करूँ तो इन लोगों ने, लाइक अगर हम शुगर मिल आप देखोगे इसको सेटअप किया, ठीक है, और पेपर मिल्स आप देखोगे इसको सेटअप किया। फिर बिहार की बात है कि बिहार में इन्होंने 1931 में अगर आप देखोगे तो आपका भारत शुगर मिल, भारत शुगर स्पेलिंग करेक्ट कर लेना, शुगर मिल लिमिटेड, इसकी शुरुआत की थी। इसी तरीके से न्यू स्वदेशी शुगर मिल चंपारण में शुरुआत की थी जो कि बिहार में, अवध शुगर मिल लिमिटेड सीतापुर में जो कि उत्तर प्रदेश में। इसी तरीके के बहुत सारे मिल हैं, वो आप लोग याद कर लेना। हैदराबाद में भी चालू किया था इन्होंने, उत्तर प्रदेश में भी किया था, ठीक है, आपके बिहार में भी किया था, हर एक जगह किया था। ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है ना। एट दी एंड जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है आपका ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियस है कल आपका एग्जाम है, थोड़ा सा लेट हो गया ये वीडियो अपलोड करने में किसी रीज़न से, बट तब भी आप सिर्फ इस क्लास को सुनकर चले जाओ। और पहली वाली जो वीडियो है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन पेपर से आपको ये हेल्प होगी कि जो कुछ टॉपिक उसमें रह गए वो इसमें ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, फिर कोई और से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये अच्छे से पढ़ लेना। लेकिन ये दोनों मतलब दोनों मैराथन सेशन और इम्पॉर्टेंट क्लास की वीडियो में जो भी बताया है किसी को कुछ भी स्किप नहीं करना है और इससे बाहर आपका एग्जाम में जाएगा नहीं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण अगर हम बात करें तो ये आपका एक जटिल, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो देश है, जो हमारी या फिर हमारा जो सोसाइटी है, जो समाज है, इसकी अर्थव्यवस्था के बीच में कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो रिलेशन है वो बढ़ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर आप देखते हो 20 से 21 की जो सेंचुरी है इस पर इसका इफेक्ट बढ़ता है। कब से लेकर कब से कब तक? 20 से 21st सेंचुरी की बात है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब सिर्फ आपको आर्थिक यानी इकोनॉमिक और सोशल पर ही फोकस करना, नहीं, कल्चर पे भी जाएगा यानी संस्कृति, राजनीति पर भी जाएगा यानी पॉलिटिकल, समाज पर भी जाएगा यानी सोसाइटी, और आपका इवनली इन्वायरमेंट पर भी जाएगा यानी पर्यावरण से भी ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये सब कुछ आपको याद रखना है इसके अंदर। तो यहाँ पर वैश्वीकरण जो है, ग्लोबलाइजेशन है, उसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये लोग अच्छा खासा ट्रेड बढ़ाते हैं, एक जो देश है वो दूसरे देश में हम यहाँ पर देखते हैं। फिर 1991 में आपको पता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधार भी लाया गया था जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण बहुत तेजी से फैला भी। हमारी FDI यानी विदेशी जो निवेश है ये इसमें भी बढ़ावा आया। ये भी माना जाता है कि इसमें भी आपको यहाँ पर बढ़ावा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर जो इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, वो लोगों पर प्रेशर बनाया गया, इसको फॉलो करना है, उसका दबाव बनाया गया था, ये सारी चीज़ की ये नीति, ये पॉलिसी जो है आपको फॉलो करनी है, ठीक है। ये ग्लोबलाइजेशन में हम देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन में ये करना है, मैक्सिमम देखना। कल आपका एग्जाम है, वीडियो के नीचे आके कमेंट ज़रूर करना। मैक्सिमम क्वेश्चन तो रिपीट होंगे इन्हीं में से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मैक्सिमम 10 मार्क्स का ही है, बिरला ब्रदर 10 का है, ये 20 का आ सकता है, आपके असाइनमेंट में ये 20 मार्क्स का है,
ठीक है। असाइनमेंट में सॉल्व नहीं करा रही क्योंकि मैक्सिमम यही क्वेश्चन है जो आपने इस क्वेश्चन पेपर में देखा, ये कर लो और वो कर लो तो बहुत सफिशिएंट है। कोई डाउट या क्वेरी है कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, तो ये ज़्यादा लंबी मैराथन मैंने बनाई नहीं, लेकिन जितना भी बताया एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि इससे बाहर एग्जाम जाएगा नहीं। डेफिनेटली आप 5 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। तो दोनों मैराथन सेशन और इम्पॉर्टेंट क्लास का जो चीज़ मैंने आपको बताया, ये दोनों अच्छे से कर लेना। और जिन्होंने नोट्स लिए तो उसमें जो भी कुछ मैंने प्रोवाइड किया वो कर लोगे। डेफिनेटली 80% से बाहर किसी का नहीं जाएगा, सब आराम से स्कोर कर लोगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।